अस्सलाम वालेकुम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम अल्सर और ओबेसिटी को डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर अल्सर हम किसको कहते हैं? जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसकी इंटरनल लाइनिंग में सोर या वाउंड्स का डेवलप हो जाना। पेप्टिक अल्सर की 3 टाइप्स होती हैं। अगर ये अल्सर या ये जो सोर्स हैं या वाउंड्स हैं ये स्टमक की वॉल में डेवलप हो तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और अगर ये एसोफेगस में हो तो इसको एसोफेजियल अल्सर, और अगर ड्यूटेनियम की वॉल में अल्सर डेवलप हो तो उसको ड्यूटेनल अल्सर्स कहते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्टमक की वॉल होती है या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ये तो प्रोटेक्टेड होता है। किस तरह से इसकी प्रोटेक्शन होती है? म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि इंटरनल लाइनिंग के ऊपर एक लेयर बना देती हैं। इसके अलावा इसमें जो सेल्स हैं ये रिन्यू होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं। तो इस तरह से ये इंटरनल लाइनिंग इसकी प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन कई दफ़ा इस तरह से होता है कि इसकी इंटरनल लाइनिंग या जो इसकी प्रोटेक्शन है ये ख़त्म हो जाती है। और इसकी ख़त्म होने की क्या रीज़न्स होती हैं? वही रीज़न्स जो हैं ये अल्सर की कॉजेज़ होती हैं। सबसे बड़ी इसकी रीज़न जो है ये 60% यानी कि जो पेप्टिक अल्सर होता है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं, यानी एच पाइलोराई कहते हैं। और ये जब इसकी वॉल के अंदर जो है रहना शुरू कर देता है या इसको इन्फेक्ट करता है तो जो म्यूकस की लाइनिंग है इसको थिन कर देता है। और जब म्यूकस की लाइनिंग ये थिन हो जाती है तो फिर इसके अंदर जो HCl सिक्रीट होता है या जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो इसकी वॉल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट, और इसमें सोर्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इसमें अल्सर हो जाता है। तो इसमें और भी एक तो बड़ी रीज़न तो हमने ये बता दी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बाकी इसकी और भी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं, यानी कि अगर HCl की सिक्रीशन जो है ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं, यानी कि फैमिली में भी ये डिजीज़ रन करती है। टेंशन की वजह से भी ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से जो अल्सर है ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एस्पिरिन है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है, इसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है अगर ये रेगुलरली या ज़्यादा डोज में ली जाए। स्मोकिंग की वजह से भी अल्सर जो है ये हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो अल्सर है इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बैक्टीरिया है इसको ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और फिर इस तरह से इस अल्सर से हम बच भी सकते हैं। जो सिम्टम्स हैं इसके, चेस्ट पेन या बर्निंग, एब्डोमिनल पेन, भूख जो है वो कम लगेगी, मतली की कैफियत होती है यानी वॉमिटिंग भी हो सकती है, और जी मतलाना जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। ब्लडी या फिर डार्क स्टूल्स यानी कि जो फीसिस हैं इसका कलर डार्क होगा या ब्लडी, क्योंकि जो इंटरनल लाइनिंग है अगर अल्सर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है। और जब इतना खाया ना जाए या भूख ना लगे तो उससे वेट लॉस भी हो जाता है। डाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती और वॉमिटिंग होती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन जो है जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या स्मोकिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं तो उसमें उसकी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है ये हाइजीनिक कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फूड या वाटर के ज़रिए से लग सकता है। एस्प्रिन जो है इसका यूज़ जिन मेडिसिन में एस्प्रिन हो उसका यूज़ जो है कम करना चाहिए। टेंशन जो है कम से कम लेनी चाहिए। स्पाइसी फूड्स जो हैं कॉफ़ी टी वगैरह इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और जो रेगुलर मील होता है यानी कि मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर वो टाइम से करना चाहिए और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो फिर काफ़ी हद तक जो है अल्सर से बच सकते हैं। सेकंड जो डिजीज़ है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा यानी ज़्यादा फैटी हो जाना। ओबेसिटी जो है टोटल बॉडी फैट का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाने को हम कहते हैं। और ओबेसिटी या वेट जो गेन करते हैं अगर हम ज़्यादा कैलोरीज ले लें और हमारी बॉडी उसको कम बर्न करे या उसको हम इतना यूज़ ना करें तो जो एक्सेस होगी फूड वो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। और ज़्यादातर जो डेपोजिशन होती है फैट ये एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होती है जो कि एब्डोमेन या किडनी या फिर स्किन के नीचे होते हैं। सेल्स के अंदर जो है फैट के ड्रॉप्स जो साइटोप्लाज्म तक
आ जाते हैं वो अपने साइज़ को बड़ा करते हैं, और जब मज़ीद ये एक्सपैंड ना कर सकें तो फिर ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। जब वेट लॉस होता है तो उसमें जो इनका साइज़ होता है फैट के ड्रॉपलेट्स का वो डिक्रीज़ होता है, नंबर इनका डिक्रीज़ नहीं होता। ओबेसिटी की कई कॉजेज़ होती हैं, तो इसमें सबसे पहली कॉज तो इम्बैलेंस है कि कैलोरी का जो इनटेक है, जो कंजप्शन है, अगर उसमें इम्बैलेंस हो तो जाहिर है कि वो फिर वो फैट डिपॉजिट हो जाएगी। इसके अलावा एज, सेक्स और जेनेटिकली फैक्टर भी है, कुछ साइकोलॉजिकल यानी टेंशन वगैरह अगर है तो उसमें भी कई लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इन फैक्टर्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कई अभी जिस तरह से हमने बात की कि कई फैमिलीज़ में ओबेसिटी होती है, अगर पेरेंट्स जो हैं उनमें है तो बच्चों में भी मोटापा होता है। वैसे ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी जेनेटिक फैक्टर एक है। तो ऐसे पर्सनस को जो है ये बहुत एहतियात करनी पड़ती है खाने पीने में, तो ये बहुत जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं। और क्योंकि डाइट तो जाहिर है कि ये तो एक फैक्टर है ओबेसिटी का, और जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी कि जंक फूड, फ्राइड फूड, बेकरी के आइटम ज़्यादा खाने, इससे भी क्या हो सकती है, ओबेसिटी हो जाती है। और ऐसे पर्सन्स जो कि ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, सीडेंटरी हैबिट, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो उनमें भी ओबेसिटी होने का चांस ज़्यादा होता है। एज एंड सेक्स, जो जो एज ज़्यादा होती है मसल्स जो है वो लूज़ करते जाते हैं और फैट डिपॉजिट होती है। कैलोरी का जो डिमांड है ये भी कम हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो इसलिए एज ज़्यादा होने के साथ जो है वो ओबेसिटी आती है। इसी तरह से जेंडर पे भी ये डिपेंड करता है, मेल जो है इनमें मसल्स ज़्यादा होते हैं और जो फीमेल है उनमें मसल्स एवरेज में कम होते हैं। और मसल्स जो हैं ये क्योंकि ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करते हैं, इसलिए मैन में इतना मोटापा नहीं होता जितना कि वीमेन में होता है, यानी कि फीमेल में होता है। इसी तरह से जो इमोशंस को किसके अंडर हम देख सकते हैं, जैसे डिप्रेशन हो जाना या बोर हो रहे हों या कोई जो है टेंशन हो, तो कई लोग ऐसी कैफियत में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें भूख ज़्यादा लगना शुरू कर देती है, तो ये भी एक फैक्टर है। प्रेगनेंसी, वीमेन जो हैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी 4 to 6 पाउंड ये वेट गेन करती हैं, इसलिए ओबेसिटी वीमेन में ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये हम किसको कहते हैं कि जब थायराइड हार्मोन्स जो हैं इनकी सिक्रीशन कम हो, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक बटरफ्लाई शेप का होता है जो कि हमारी नेक में ये ग्लैंड होता है, जिससे फिर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जो एनर्जी जो है या जो फैट बर्न है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ये वेट गेन करती है। इसी तरह से जो कशिंग सिंड्रोम होता है, कशिंग सिंड्रोम जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लैंड होता है, कोर्टिसोल इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, इसकी वजह से भी वेट गेन होता है। और डिप्रेशन, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की है कि कुछ इस कैफियत में लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इस ओबेसिटी की वजह से काफ़ी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और इसको स्मोकिंग के बाद सेकंड लीडिंग कॉज समझा जाता है, ऐसी डेथ जिसको हम प्रिवेंट कर सकें, लेकिन अगर ओबेसिटी हो जाए तो इससे बाकी जो डिजीज़ इसकी वजह से होती हैं, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है या डेथ की जो रेट है ज़्यादा स्मोकिंग के बाद ओबेसिटी की वजह से ही है। जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा हो जाना, हाइपर लिपिडीमिया यानी कि लिपिड जो है इसकी एक्सेस ब्लड के अंदर ज़्यादती हो जाना, और जब ब्लड में लिपिड ज़्यादा होगा तो इससे कई डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये हार्ट से रिलेट करती हैं। ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई हार्ट को लेकर जाती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। आर्थराइटिस ये ज़्यादातर फीमेल में होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं उनके जॉइंट्स जो हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है। गाल स्टोन्स,
जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर स्टोन्स बन जाना। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कैंसर जो है वो भी इसकी वजह से ज़्यादा इसका होता है, जैसे कॉलन का कैंसर है, रेक्टम का है, प्रोस्टेट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड एक ग्लैंड होता है, तो इसका कैंसर होने का भी चांस ज़्यादा होता है। यूट्रस के कैंसर और जो बाइलरी ट्रैक्ट है, बाइलरी ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट है, ये जो ग्रीन कलर की है। जब ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ये सिस्टिक डक्ट है जो येलो कलर की है। ये जब कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ आकर अटैच होती है तो फिर इसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जिसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट भी आती है। फिर ये ड्यूटेनियम में जाकर ओपन होती है। ये पूरा जो है ये बाइलरी ट्रैक्ट है, इसका भी कैंसर हो सकता है। इसी तरह से ओवरी का भी कैंसर हो सकता है। तो ओबेसिटी की वजह से इन सारी डिजीजेस के चांस जो है होने का ज़्यादा होता है। अब ट्रीटमेंट ओबेसिटी का क्या होता है, ये तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटर्मिनेशन के साथ अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज अगर हम कंटिन्यूस करें और इसको अपना मामूल बना लें, लो फैट जो है डाइट वो लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये ना लें, हाई फाइबर डाइट लें, जंक फूड ना कहें, फ्राइड फूड जो है ये हम ना खाएं। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अपनी ठीक करें, यानी कि जो टाइम है बस उस टाइम पर खाएं और ओवर ईटिंग ना करें। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनको यूज़ करें तो काफ़ी हद तक जो है वेट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद हम कुछ और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे।